सो हेलो एंड वेलकम बैक टू फिजिक्स। आज हम क्लास 12 चालू करने वाले हैं और आज हम पहला चैप्टर लेंगे फिजिक्स का, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। अब इस चैप्टर में या फिर ये जो चैप्टर है वो आगे मतलब एक्सटेंड होगा हमारे पास में चैप्टर 7 तक, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट तक, है ना। अब ये जो 12th क्लास की फिजिक्स है वो हमने 10th क्लास में बहुत छोटे स्केल पे पढ़ी थी, उन 4 चैप्टर्स में, लाइट वाले चैप्टर में, और हमारे पास में ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड था, और क्या था हमारे पास में, इलेक्ट्रिसिटी था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट था। वो 4 चैप्टर्स एक्सपैंड होके हमारे पास में 12th क्लास के फिजिक्स में आते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट फर्स्ट में हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड सारे चैप्टर्स है। थोड़े मतलब थोड़े बहुत क्या मतलब थोड़े बहुत ज्यादा एडवांसमेंट्स है जो हमने 10th क्लास में पढ़े थे उनसे थोड़े ज्यादा है ना। और हो गए भी क्योंकि हम 12th क्लास में आ चुके हैं, है ना। सो ये सारी चीजें हमारे पास में। और जो 12th पार्ट 2 है इस फिजिक्स का, या फिर फिजिक्स का पार्ट 2 है, पार्ट 2 पार्ट की बुक है ना। तो सेकंड वाली जो पार्ट है उसमें हमारे पास में ये जो रे ऑप्टिक्स है, या फिर हमने जो लाइट के बारे में पढ़ा था, उन सारे चैप्टर्स में हमारे पास में उन सारी चीजों से रिलेटेड चीजें, और भी न्यूक्लियाई वाले चैप्टर भी है। और पार्ट फर्स्ट की जो लास्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, या फिर वो जो हमारे पास में चैप्टर है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, वो चैप्टर भी रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड है, जो कि हम पढ़ लेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, है ना। अब इस चैप्टर में हमारे पास में क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में क्या है ना। जो भी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी में, या फिर स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स थे इलेक्ट्रिसिटी के 10th क्लास में, जो कि हमें याद नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है। हम सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ेंगे थोड़े बहुत एडवांस रूप से, है ना। हमारे पास में चार्जेस जो होते हैं, चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है, चार्जेस मूव करते हैं, चार्जेस रेस्ट पे होते हैं। ये जो चैप्टर्स है स्टार्टिंग के, इनमें हो गया हमारे पास में चार्जेस रेस्ट पे। रेस्ट में जो भी फिनोमिना शो होते हैं चार्जेस के थ्रू, या फिर चार्जेस के द्वारा जो भी फिनोमिना शो होते हैं, अगर चार्जेस रेस्ट पे होते हैं तो हम पढ़ेंगे उनके बारे में, या फिर उनके बारे में पढ़ेंगे जब भी चार्जेस रेस्ट पे होते हैं हमारे पास में, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के चार्जेस होते हैं, और हमारे पास में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में भी अलग अलग टॉपिक्स है इस चैप्टर में बेसिकली, है ना। ये जो फर्स्ट वाला चैप्टर है और जो सेकंड वाला चैप्टर में चैप्टर है आपस में रिलेटेड है ना। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, है ना। ये जो चैप्टर्स है, इन चैप्टर्स में हमारे पास में चार्जेस जो होंगे वो होंगे रेस्ट पे, मूव नहीं करेंगे, है ना। थोड़े बहुत मतलब लास्ट वाले चैप्टर में, सेकंड वाले चैप्टर में कैपेसिटेंस में मूव कर सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर में और सेकंड वाले चैप्टर में ऑलमोस्ट मूव नहीं करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस विल बी एट रेस्ट। और इस चैप्टर को या फिर इन टॉपिक्स को हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, या फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस जब रेस्ट पे होते हैं उस टॉपिक को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। और आगे वाले चैप्टर्स में हो गया हमारे पास में इलेक्ट्रिक चार्जेस मोशन में, जिनको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है। उनके जो भी अलग अलग फिनोमिना होंगे वो उन चैप्टर्स में पढ़ेंगे, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं 12th क्लास की फिजिक्स इस अच्छे से चैप्टर से, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। अब इस टॉपिक में या फिर इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस किस किस टाइप के होते हैं, और चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, और चार्जेस को मतलब किसी भी बॉडी को हम कैसे कैसे चार्ज कर सकते हैं। और फिर हम पढ़ेंगे हमारे पास में जो एक लॉ है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है फिजिक्स का या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक चार्जेस का, दैट इज कुलॉम्स लॉ, है ना। कुलॉम्स लॉ इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो फर्स्ट वाला लेक्चर है वो 2 पार्ट्स में कंप्लीट होगा, क्योंकि ये अगर इस टॉपिक को एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर रहा है तो बहुत ही लंबी लेंथ हो जाएगी लेक्चर की, है ना। इस लेक्चर में हम एक पार्ट में और सेकेंड वाले पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक इससे रिलेटेड, कुलॉम्स लॉ से रिलेटेड, और क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करेंगे जो भी हमने इन टॉपिक से रिलेटेड पढ़ा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करनी जरूरी है ना। सो स्टार्ट करते हैं हमारी 12th क्लास की फिजिक्स से। और कुलॉम्स लॉ जो है हमारे पास में सिमिलर है, जो कि हमने पिछले साल एक छोटा सा चैप्टर पढ़ा था 11th क्लास में, है ना। वो भी हम पढ़ेंगे जब हमें समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर से, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। अब सबसे पहले हमारे पास में है इलेक्ट्रिक चार्जेस, या फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में हमें पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस होते क्या क्या, है ना। तो सबसे पहला टॉपिक लगाते हैं हम, आप भी लगा दो मेरे साथ साथ में, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। अब
इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या मेरे पास में, या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ डेफिनेशन है जो कि बुक में लिखी होती है, मतलब इसका एडवांसमेंट इसकी डेफिनेशन में अभी तक आया ही नहीं है। ये जैसी प्रॉपर्टी या फिर ये जैसा मतलब ये जो चीज है उसके बारे में एडवांसमेंट इतना आया ही नहीं है ना। सो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है मेरे पास में, इट इज द, हम इसकी डेफिनेशन से समझते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। मतलब इसका मतलब क्या है कि इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। फंडामेंटल प्रॉपर्टी मतलब इसके बिना कोई भी मैटर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। फंडामेंटल मतलब जरूरी है, अगर कोई भी मैटर एग्जिस्ट करेगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट होना चाहिए, नहीं हुआ तो मैटर के एग्जिस्ट करने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता, है ना। तो इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, है ना। इसके अलावा या फिर इसके बिना कोई भी मैटर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एक और ऐसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है हमारे पास में जिसके बिना मैटर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, दैट इज मास। हमने मास के बारे में भी पढ़ा था। मास तो ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस सी बात है कि मास के बिना ये जो हमारा मैटर है या फिर जो भी हम चीज से बने हुए हैं वो मास ही तो है। मास ही तो हमें बना रहा है, जो जिस चीज को हम मतलब जिस चीज से मिलके बने हुए वो मास ही तो है ना। तो मैटर को हम मास ही बोलते हैं, या फिर मैटर में कुछ मास होता है। मास क्या होता है, जितना भी कंटेंट उसके अंदर है ना। तो मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। मास के बिना भी हमारे पास में कोई एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता किसी भी चीज का, किसी भी मैटर का। वैसे इलेक्ट्रिक चार्ज भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, इसके बिना भी किसी भी मैटर का एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता। अब इसको मैं आपको इंटर रिलेट करके बताता हूँ कि इंटर रिलेट करके हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज और मास आपस में जुड़े हुए या फिर आपस में लिंक्ड है या फिर एक ही चीज है, एक ही बात है ना। देखते हैं कैसे। अब आपने जो पढ़ा होगा मास के बारे में, मास को हम बोलते हैं 5 किलो, 2 किलो, 6 kg, 6 kg, 8 kg, 10 kg, कितना भी मास है, कितना भी मैटर कंटेंट है, एक ही तरीके से बोलते हैं। 1 2 3 4 एक पॉजिटिव क्वांटिटी बोलते हैं। 5 6 7 8 9 10, है ना। ये तो हमें समझ में आया। लेकिन देखो, ये जो मास है, सॉरी इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास में होता है दो तरीके का। इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं हमारे पास में दो तरीके के होते हैं। टाइप्स ऑफ चार्जेस टॉपिक लगाओ। पहला होता है मेरे पास में पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है मेरे पास में नेगेटिव चार्ज। अब भैया इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब क्या है, मास तो मेरे पास में एक ही तरीके का था। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव का सेंस क्या, पॉजिटिव ज्यादा है क्या, नेगेटिव कम है क्या? नहीं। टाइप्स ऑफ चार्जेस में मेरे पास में दो तरीके के चार्ज है, एक है पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि अगर चार्ज एग्जिस्ट करेगा या फिर चार्ज जब एग्जिस्ट करता है वो दो तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है। एक क्वांटिटी उसकी होगी और दूसरी क्वांटिटी भी हो सकती है जो कि इसके बिल्कुल ऑपोजिट होगी। इसका मतलब क्या, मान लो मेरे पास में 3 क्वांटिटी का चार्ज प्रेजेंट है, 3 क्वांटिटी 4 क्वांटिटी जितनी भी क्वांटिटी का चार्ज प्रेजेंट है ना। इसके अलावा मेरे पास में एक और चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, दैट इज -3। -3 का एग्जिस्टेंस भी हो सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला जो 3 है, मान लो इसको मैंने प्लस बोला, +3, ये +3 इससे ज्यादा है, ये दोनों सेम है, लेकिन ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट है ना। मेरे पास में यहाँ पे ये जो चार्ज है और ये जो चार्ज है, इनकी वैल्यूज आपस में सेम है, ये काम एक तरीके से ही करेंगे लेकिन करेंगे एक दूसरे के ऑपोजिट। आई बात समझ में आता है? तो ये पॉजिटिव है और ये है नेगेटिव। अब सवाल ये है मेरे पास में, भाई दो टाइप के चार्जेस तो आ गए, मैं मास को तो मेजर कर लेता हूँ भाई, वेट मशीन पे रखा, सॉरी वेट मशीन क्या, अलग अलग मेरे पास में फंडामेंटल क्वांटिटीज के चार्जेस, सॉरी मासेस होते हैं, उनको एडअप कर दिया, मेरे पास में पूरे उस मैटर का चार्ज आ गया, है ना। वेट मशीन से तो सॉरी वेट मेजर होता है ना। तो मेरे पास में पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है। तो अगर किसी बॉडी में दोनों चार्ज प्रेजेंट है, एक चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, दोनों क्वांटिटी के चार्ज प्रेजेंट है, तो मैं अंदर चार्ज निकालूंगा कैसे, है ना। उस चार्ज को मेजर कैसे करूंगा, या फिर एक चार्ज जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, किस पे प्रेजेंट होता है ना। मास तो मैटर पे प्रेजेंट होता है, तो ये भी कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मैटर पे ही प्रेजेंट होता है। मैटर पे कैसे प्रेजेंट होता है वो देखो। फंडामेंटल चीज क्या है मेरे पास में किसी भी मैटर की, एटम्स, है ना। तो ये चार्ज आते कहां से है, एटम से ही आते हैं, अलग से प्रोड्यूस नहीं होते। देखो भाई, हमारे पास में ये क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स
और बाहर घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अंदर न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन्स होते हैं मेरे पास में और इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो अब मेरे पास में मेरे को ये मेजर करना है कि मैं चार्जेस को देखूं कैसे, चार्जेस को कैलकुलेट कैसे करूं, एक बॉडी में कितना चार्ज प्रेजेंट है ना, या फिर कैसे चार्ज को मेजर करूं किसी भी बॉडी के अंदर। तो मास को कैसे मेजर करता हूं, प्रोटॉन का चार्ज ऐड करके, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऐड करके और न्यूट्रॉन का चार्ज ऐड करके, है ना। मेरे पास में किसका चार्ज आता है या फिर किसका मास आता है, इस किसी भी एटम का, तो चार्ज कैसे ऐड करूंगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऐड करके, प्रोटॉन का चार्ज ऐड करके, न्यूट्रॉन का चार्ज ऐड करके। इलेक्ट्रॉन का मास ऐड नहीं करते क्योंकि बहुत कम होता है, लेकिन बहुत नेग्लिजिबल होता है, इस वजह से ऐड नहीं करते, है ना। तो अगर मुझे चार्ज ऐड करना हुआ तो मैं किन किन को ऐड करूंगा, इनको, इनको और इनको, क्योंकि एग्जिस्टेंस उस मैटर पे, मैटर किस पे प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे, तो चार्ज भी किस पे प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे। कितने तरीके का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, दो तरीके का, दो तरीके के चार्ज प्रेजेंट हो सकते हैं किस पे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे, है ना। इलेक्ट्रॉन पे होता है मेरे पास में नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे होता है मेरे पास में पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव और प्रोटॉन पे पॉजिटिव, ठीक है। और न्यूट्रॉन पे क्या होता है, न्यूट्रॉन पे कुछ चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन पे एक्चुअली में ऐसे तो होता है, लेकिन फ्रैक्शंस में होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल कर देते हैं। इस वजह से न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना आ जाता है, जीरो आ जाता है ना। इधर से मैं इस डायरेक्शन में पुल कर रहा हूँ और ये बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो पुल तो जीरो होगा ना यहाँ पे, इस वजह से वहां पे जीरो चार्ज प्रेजेंट होता है। बात समझ में आई, फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको दिया था, है ना। सो नेगेटिव चार्ज होता है किस पे, इलेक्ट्रॉन पे, तो प्रोटॉन पे कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज को मेजर करने की क्वांटिटी क्या आई, प्रोटॉन, और नेगेटिव चार्ज को मेजर करने की क्वांटिटी क्या आई, इलेक्ट्रॉन। यहां तक पूरा क्लियर कर लो, तो पॉजिटिव चार्ज को कौन मेजर करेगा, प्रोटॉन, और नेगेटिव को कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि प्रोटॉन पे ज्यादा चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे कम है, सेम चार्ज है लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है। चलो, हाँ, अब इन पे चार्ज प्रेजेंट कितना होता है ना, चार्ज प्रेजेंट कितना होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो प्रेजेंट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इधर भी होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन इधर होता है नेगेटिव और इधर होता है पॉजिटिव। तो दोनों के ऊपर क्वांटिटी सेम है लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट है ना। कूलम क्या है, चार्ज को मेजर करने की यूनिट, ठीक है। यहां तक आया समझ में। इसको कौन मेजर करेगा, प्रोटॉन, और इसको कौन मेजर करेगा, इलेक्ट्रॉन। तो अगर मेरे को किसी भी मैटर पे चार्ज को प्रेजेंट या फिर चार्ज को फाइंड आउट करना हुआ, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को एड अप कर दो भैया, है ना, तो मेरे पास में क्वांटिटी ऑफ चार्ज आ जाएगी। एज सिंपल एज दैट, बहुत ही सिंपल सा ये हमारे पास में जो भी था वो था, है ना। टाइप्स ऑफ चार्जेस में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। भाई चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, हमने चार्ज के बारे में तो पढ़ लिया ना। अब हम पढ़ते हैं कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है, चार्ज क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करता है। कुल मिला के चार या तीन चार प्रॉपर्टीज है हमारे पास में, तो हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज किस किस तरीके की होती है और ये प्रॉपर्टीज कैसे आती है ना। मैं एक एक करके लिखता हूँ। पहली प्रॉपर्टी है मेरे पास में, चार्जेस आर, दूसरी प्रॉपर्टी होती है मेरे पास में, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, तीसरी प्रॉपर्टी होती है मेरे पास में, चार्जेस आर ट्रांसफरेबल। ठीक है, तो टोटल मेरे पास में तीन तरीके की प्रॉपर्टी आई चार्जेस की, चार्जेस आर कंजर्व, चार्जेस आर क्वांटाइज एंड चार्जेस आर ट्रांसफरेबल। अब इसका मतलब क्या, मैंने आपको क्या बताया था, एक चीज बोली थी मैंने आपको कि मास और चार्ज आपस में इंटर रिलेटेड है। कैसे,
मैं भाई अगर किसी भी बॉडी का मास मेजर कर रहा हूं तो कैसे मेजर करूंगा? प्रोटॉन के मास को, इलेक्ट्रॉन के मास को और न्यूट्रॉन के मास को ऐड करके मेजर करूंगा ना। तो अगर मेरे को मास मेजर करना है तो उनका होना जरूरी है, इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है, प्रोटॉन का होना जरूरी है और न्यूट्रॉन का होना जरूरी है। अब अगर वो है तो चार्ज तो एग्जिस्ट करेगा ही ना, है ना। इस वजह से ये आपस में इंटर रिलेटेड है। अब चार्जेस आर कंजर्व्ड का मतलब क्या है? भाई मैं इलेक्ट्रॉन को अलग तरीके से प्रोड्यूस कर सकता हूँ क्या? प्रोटॉन को अलग तरीके से प्रोड्यूस कर सकता हूँ क्या? न्यूट्रॉन को अलग तरीके से प्रोड्यूस कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता ना। उनको मैं क्रिएट नहीं कर सकता, उनको मैं डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, लेकिन मैं उनको ट्रांसफर तो कर सकता हूँ। ट्रांसफर कैसे? मैंने चार्ज कर दिया, इलेक्ट्रॉन को उधर से उधर फेंक दिया, इलेक्ट्रॉन तो जाते ही है ना। तो मैंने क्या किया, उनको ट्रांसफर कर दिया। तो हमारे पास में दो टॉपिक तो ऐसे ही हो गए, ट्रांसफर कर सकता हूँ और चार्जेस कंजर्व्ड होते हैं। अब चार्जेस क्वांटाइज का मतलब क्या है? भाई अगर किसी भी बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर होगा तो वो कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन जाएगा, प्रोटॉन तो देखो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में रहता है, जाएगा तो क्या? इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन ही जाता है आता है ना। तो अगर किसी भी बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर होगा तो वो मतलब इलेक्ट्रॉन आएगा जाएगा, या आधा इलेक्ट्रॉन तो जा नहीं सकता, दो तीन इलेक्ट्रॉन मतलब तीन इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, चार इलेक्ट्रॉन जाएगा, आधा नहीं जा सकता, डेढ़ नहीं जा सकता, 3.5 नहीं जा सकता, फ्रैक्शंस में नहीं जाएगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन टूट के थोड़ी जाता है, एक जाता है, दो जाता है, तीन जाता है ना। तो ये मतलब एक फिक्स क्वांटिटी में एक इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, 100 इलेक्ट्रॉन है, गया तो एक गया, दो गया, फिक्स क्वांटिटी में गया, इंटीग्रल वैल्यू में गया, फ्रैक्शंस में नहीं गया, डेसिमल्स में नहीं गया। इस वजह से मैं क्या बोलता हूँ, चार्जेस आर क्वांटाइज। अगर चार्ज किसी भी किसी भी बॉडी में ट्रांसफर होगा तो वो एक फिक्स क्वांटिटी में ट्रांसफर होगा, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हुआ? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और अगर दो इलेक्ट्रॉन गए तो 2 इंटू ये, और तीन इलेक्ट्रॉन गए तो 3 इंटू ये स्पेसिफिक चार्ज, 100 इलेक्ट्रॉन गए तो 100 इंटू स्पेसिफिक चार्ज, है ना। तो इस वजह से मैं क्या बोलता हूँ, चार्जेस आर क्वांटाइज। आई बात समझ में? आता? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है चार्जिंग या फिर टाइप्स ऑफ चार्जिंग। अब भाई ये टाइप्स ऑफ चार्जिंग क्या है? भाई मैं चार्ज तो कर रहा हूँ ना बॉडीज को, तो मैं किस किस तरीके से कर सकता हूँ, है ना। तो बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास में किसी भी बॉडी को चार्ज करने के। पहला है, मान लो मेरे पास में चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फिर है मेरे पास में चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसका मतलब क्या है? देखो भाई, पहला तो मैं आपको रियल लाइफ में करके बताता हूँ कि मेरे पास में जो फ्रिक्शन वाला चार्ज है वो कैसे, या फिर चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कैसे होता है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मतलब मैं किसी भी बॉडी को ऐसे फ्रिक्शन से मतलब फ्रिक्शन मतलब उसके ऊपर किसी भी दूसरी बॉडी से फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहा होगा तो चार्जेस का ट्रांसफर होगा। कैसे? फ्रिक्शन से क्या प्रोड्यूस होती है? हीट। हीट कहाँ जाएगी? इन इलेक्ट्रॉन्स के पास में। इलेक्ट्रॉन्स हीट प्रोड्यूस करेंगे या फिर हीट अपने अंदर लेंगे और वो जंप कर जाएंगे बाहर की तरफ, है ना। तो इस वजह से क्या होता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन होता है, चार्जेस का ट्रांसफर होता है। मैं आपको रियल लाइफ में करके बताता हूँ। ये मेरे पास में हैप्पी बर्थडे का एच उठा के लेके आ गया हूं मैं। तो अब मैं इसको यहाँ पे अटैच करता हूँ एक। सो ये हैप्पी बर्थडे का एच है हमारे पास में। ये क्या अंदर एयर भरी हुई है। अब मैं क्या करूंगा, एक प्लास्टिक का एक रॉड लूंगा, प्लास्टिक की रॉड। अब मैं इसको फ्रिक्शन से चार्ज करूंगा। फ्रिक्शन से चार्ज कैसे करूंगा, और फिर मैं इसको भी चार्ज करता हूँ। तो देखो ना, ये देखो, है ना। मैं इसको पकड़ नहीं रहा हूँ या फिर मैं इसको खींच नहीं रहा हूँ, ये अपने आप इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। तो क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से चार्ज ट्रांसफर हुआ है, इसके ऊपर कुछ चार्ज आया, इसने क्या किया, इधर वाले को अट्रैक्ट कर लिया, है ना। तो ये होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये होता है हमारे पास में चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। और क्या दूसरा क्या है हमारे पास में, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन मतलब मैंने किसी एक बॉडी को चार्ज किया,
मैंने क्या किया, इस किसी एक बॉडी को चार्ज किया, चार्ज करने के बाद में क्या हुआ, इसके ऊपर कुछ चार्ज आया, मैंने पास में किसी और बॉडी को रखा और फिर क्या हुआ, मैंने उसको यहाँ तक लेके टच नहीं किया, यहाँ तक लेके आया, फिर उसके मतलब यहाँ तक लेके आने के बाद में क्या हुआ, इधर मेरे पास में कुछ चार्ज था, तो उसने क्या किया, इधर वाले चार्जेस के ऊपर फोर्स लगाया। अब फोर्स कैसे लगाते हैं वो हम अगले टॉपिक में समझते हैं, है ना। फोर्स लगाया तो वो उधर वाले चार्जेस इधर आ गए, इधर वाले चार्जेस उधर आ गए। कैसे आएंगे अभी मैं आपको समझाता हूँ। फिर क्या है मेरे पास में, चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन में क्या हुआ, मैंने इसको पकड़ लिया या फिर टच कर लिया, तो इधर ज्यादा चार्जेस है भाई, इधर पानी ज्यादा है, इधर पानी कम है, तो ऑब्वियस ही बात है इधर पानी चला जाएगा, है ना। तो ऐसे ही होता है मेरे पास में। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में देखो क्या होगा, दो तरीके के चार्जेस है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। इनमें एक और ऐसा लोचा है कि पॉजिटिव पॉजिटिव तो क्या करते हैं, रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव क्या करते हैं, रिपेल, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट। मतलब एक दूसरे के ऊपर फोर्स भी लगाते हैं, है ना। तो फोर्स लगाते हैं, तो अगर एक तरीके के चार्जेस है, प्रोटॉन प्रोटॉन, पॉजिटिव पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव नेगेटिव, तो क्या करेंगे, रिपल्शन का चार्ज लगाएंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, है ना। एज सिंपल एज दैट। तो मेरे पास में चार्जिंग बाय इंडक्शन में ऐसा ही होता है, पास में लेके गया, फोर्स लगाया, तो पॉजिटिव इधर था तो पॉजिटिव वाले को फोर्स लगाया, तो पॉजिटिव पॉजिटिव उधर चले गए, इधर क्या बचे, नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव तो अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो ये मेरे पास में क्या हुआ, चार्जिंग बाय इंडक्शन और फिर चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो मतलब मैं चार्जिंग भी कैसे कैसे कर सकता हूँ वो भी मुझे समझ में आ गया। अब हम चलते हैं इस लेक्चर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, दैट इज कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या है मेरे पास में, कूलॉम्स लॉ कुछ मुझे ऐसा कहता है कि मैंने भाई ये तो समझा कि फोर्स तो लगा रहे हैं, है ना। कूलॉम्स लॉ में है हमारे पास में कि कूलॉम्स लॉ, कूलॉम ने ये समझा कि भाई फोर्स तो लगा रहे, मैं क्या इन फोर्स को मेजर कर सकता हूँ, भाई फोर्स कितना लगा रहे, कितनी क्वांटिटी का फोर्स लगा रहे, क्या मैं वो मेजर कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो मैं उस मेजर करने के फॉर्मूला को लिखता हूँ आपके सामने। अब मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में ये भी बोला था कि ये कूलॉम्स लॉ रिलेटेड है आपके 11th क्लास के चैप्टर से, दैट इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में आपने फॉर्मूला पढ़ा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, F इज इक्वल टू जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। इधर मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं और देखना क्या सिमिलैरिटी है दोनों में। देखो मान लो मेरे पास में चार्ज है एक Q1, कोई भी चार्ज होगा जिसको मैंने नाम दिया Q1, भले पॉजिटिव है नेगेटिव है मुझे अभी नहीं पता, ठीक है। और दूसरा चार्ज है मेरे पास में Q2, ठीक है, यहां तक आई बात समझ में। दोनों चार्जेस है मेरे पास में Q1 Q2, दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, अभी मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे खाली पता है एक Q1 है और एक Q2 है, सेपरेटेड है डिस्टेंस से R, R कोई डिस्टेंस रही होगी, है ना। और मेरे पास में क्या है, कूलॉम्स लॉ मुझे ये कहता है, कूलॉम्स लॉ मुझे बताता है कि इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, भले अट्रैक्टिव भले रिपल्सिव, ठीक है। तो कूलॉम्स लॉ मुझे ये कहता है कि ये जो फोर्स की वैल्यू होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इनके चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है। अब वैसे जैसे मैं पिछले साल या फिर बचपन में करता था, इन दोनों को मिलाता था आपस में और आता था मेरे पास में Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और फिर आता है मेरे पास में एक इक्वल टू, जिसके बाद में मैं लगाता हूँ एक कांस्टेंट भी, कांस्टेंट आता है मेरे पास में यहाँ पे के। ये हो गया मेरे पास में कूलॉम्स का लॉ, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये के क्या है, के है मेरे पास में एक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 1/4 एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसमें एक एप्सिलॉन नॉट भी मेरे पास में एक नई क्वांटिटी आई, इसको हम और अगले लेक्चर में भी अच्छे तरीके से समझेंगे, लेकिन अभी इसकी वैल्यू समझ लो आप कि के की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10⁹। इसकी यूनिट निकालनी हो तो क्या आएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। एज सिंपल, बहुत सिंपल है, उधर जाएगी फोर्स की न्यूटन है, डिस्टेंस की मीटर होगी, मीटर का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा कूलॉम तो कूलॉम का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गई मेरे पास में के की वैल्यू, और नीचे आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये इसके इक्वल है। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको हम और अच्छे तरीके से अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए समझ लो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है। मतलब ये अंदर के जो पार्टिकल, भाई ये चार्जेस तो प्रेजेंट है लेकिन चार्जेस भी किसी मीडियम में प्रेजेंट हो गए ना, तो वो मीडियम के जो पार्टिकल्स है वो इनके फोर्स के बीच में, मतलब ये जो फोर्स लग रहा है उसको कितना परमिट करते हैं, है ना। भाई अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो वो भी तो फोर्स को हिंडर कर सकते हैं ना। तो ये परमिटिविटी वही होती है, जितनी ज्यादा परमिटिविटी उतनी कम मेरे पास में ये जो फोर्स की है वो वैल्यू आएगी। ठीक है, जितनी ज्यादा परमिटिविटी होगी उतनी कम मेरे पास में फोर्स की वैल्यू आएगी, है ना। तो ये मेरे पास में हो गया एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, और एप्सिलॉन नॉट की भी कुछ एक फिक्स वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन, सॉरी कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत सिमिलर है, 8.859 के बराबर ही होता है, तो आपको याद करने में भी ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, है ना। तो ये मेरे पास में वैल्यू है कूलॉम्स लॉ की। अब मैं आपको बताता हूँ आज के लास्ट टॉपिक का जो भी है हमारे पास में, वो जो है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन अभी समझते हैं हम कि क्या होगा। भाई अगर इस फोर्स को मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना हुआ तो कैसे लिखूंगा। वेक्टर फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस लॉ, या फिर कोई भी लॉ के लिए। देखना, एक डायग्राम बना रहा हूं मैं, जो कि सब बनाते हैं, देखना, है ना। और मेरे पास में कूलॉम्स लॉ, उसको मेरे को लिखना है वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, बहुत ही सिंपल है, देखना। मुझे क्या करना है, मुझे लिखना है एक सिंपल सा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो मुझे अभी भी पता है ना। लेकिन इधर लगा देना एक वेक्टर, क्योंकि फोर्स को हम वेक्टर की फॉर्म में निकालना है, और मुझे लगा देना है एक आर कैप। आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, मेरे पास में ये जो आर मतलब ये जो डिस्टेंस थी ना, इस डायरेक्शन में। अब ये फोर्स किस डायरेक्शन में हो सकता है, भले अट्रैक्टिव हो तो एक दूसरे की तरफ हो सकता है, रिपल्सिव हो तो एक दूसरे से अवे हो सकता है। ये आर कैप की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये फोर्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं ला सकता, लेकिन ये डायरेक्शन तो दे सकता है ना। भाई मेरे पास में एक एग्जांपल लूं मैं, तो कार तो बहुत तरीके की हो सकती है, टैक्सी हो सकती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो सकता है, मेरे पास में नॉर्मल कार हो सकती है ना। लेकिन मैं हर कार का इंजन खोल के देखूंगा क्या कि भाई वो टैक्सी है, हर आदमी से पूछूंगा क्या कि भैया आपकी कोई टैक्सी है क्या, या फिर आपकी कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल है क्या, है ना। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने एक रूल भी निकाला है ना। टैक्सीज को हमारे पास में येलो नंबर प्लेट से निकालते हैं, और ईवीज को हमारे पास में ग्रीन नंबर प्लेट से निकालते हैं, और नॉर्मल वाली कार्स को व्हाइट नंबर प्लेट से निकालते हैं। तो हम देख के बता सकते हैं ना कि वो ये वाली कार है, ये वाली कार है। ऐसे ही मेरे पास में आर कैप इस फोर्स की वैल्यू को हिंडर नहीं कर रहा है, लेकिन वो मुझे डायरेक्शन दे रहा है कि भाई ये इस डायरेक्शन में, है ना। तो इस वजह से मेरे पास में फोर्स की वैल्यू क्या आई, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अब थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझते हैं, है ना। तो भाई ये दोनों अलग अलग फोर्सेस है। ये क्या है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, F12 क्या है, और F21 क्या है। देखो भाई F12 है मेरे पास में फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, और फोर्स ऑन F21 क्या है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। भाई ध्यान से देखो, अगर मान लो ये दोनों पॉजिटिव है ना, ये दोनों पॉजिटिव है, तो ये वाला जो चार्ज है इसके ऊपर इसके थ्रू फोर्स कैसा होगा, इस डायरेक्शन में रिपल्सिव, और इसके ऊपर इसके थ्रू फोर्स कैसा होगा, इस डायरेक्शन में। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, लेकिन आएगी तो वैल्यू सेम ना, भले ही ऑपोजिट है लेकिन आएगी तो वैल्यू सेम, है ना। तो देखना, अभी मैं आपको बहुत अच्छा सा एक फिनोमिना, या फिर बहुत अच्छा सा एक जो भी है हमारे पास में एक रिलेशन निकाल के बताता हूँ, है ना। F12 की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी भाई, के Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर, है ना, R12 स्क्वायर, R12 स्क्वायर, है ना। मतलब ये जो लगा है ना, ये डंडिया खड़ी खड़ी, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, ये मुझे मैग्नीट्यूड शो कर रहा है। ये जो डायरेक्शन है वो कौन शो करेगा, ऊपर वाला आर
कैप, R12 कैप। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में। अब मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, देखो आर कैप की भी कुछ वैल्यू होती है। आर कैप क्या होगा भाई, मुझे आर कैप की वैल्यू तो नहीं पता है ना, भले ही डायरेक्शन तो दे रहा है, लेकिन मुझे ऐसी वैल्यूज पता होनी चाहिए जो कि मुझे पता हो, और मतलब जो मुझे पता हो। मुझे ये पता है R1 पता है, R2 पता है और R12 R21 पता है, तो ये क्या होगी, आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। तो देखना F12 इज इक्वल्स टू KQ1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू ये क्या होगा, R वेक्टर अपॉन R12 का मतलब मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये एक है, ये दो मतलब स्क्वायर है इंटू 1 क्या हो जाएगा, क्यूब, और ऊपर ये क्या हो जाएगा, Q1 Q2 इंटू आर वेक्टर। इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, देखना आर वेक्टर को या फिर R12 वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूँ। R12 कैसा है, इस डायरेक्शन में, आपने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा होगा, ये इस डायरेक्शन में, ये इसके टेल से हेड और टेल मैच कर रहे हैं, तो क्या होगा R12 R1 प्लस R12, सॉरी ये उस डायरेक्शन में ना R12, तो ये क्या होगा R2 प्लस R12 इज इक्वल टू। सो रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, वापस से करते हैं। यहाँ तक हमने कर लिया था F12 इंटू KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसको अलग फॉर्म में लिखना है ना। तो यहाँ तक हम पहुंचे थे, तो वापस से मैं आपको बताता हूँ कैसे किया था हमने, है ना। देखो भाई, करना क्या है, मुझे इसको एक अलग फॉर्म में लिखना है, R12 को एक अलग फॉर्म में लिखना है। R12 को मैं ऐसे लिखूंगा, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, आपने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा होगा, ये हेड और टेल मैच हो रही है ना। तो R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, R1 वेक्टर। तो R12 वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। वही वैल्यू यहाँ पे लिख दो, एज सिंपल एज दैट, बहुत ही आसान है ना। तो देखो F12 इज इक्वल टू के Q1 Q2 इंटू R12 वेक्टर की वैल्यू यहां से लिखो R1 माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, ये डायरेक्शन दे रहा है, ये इसको वेक्टर फॉर्म में बना रहा है ना। और फिर है मेरे पास में R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब। ठीक है, ये मेरे पास में F12 वेक्टर की आई वैल्यू। ऐसे ही मैं F21 वेक्टर की भी वैल्यू निकालूंगा, देखो कैसे। F21 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 इंटू R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर का क्यूब। सेम टू सेम ऐसे लिखूंगा, यहाँ पे मेरे पास में R21 का कैप अपॉन R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। वैसे ही मैं इधर लिखूंगा फॉर्मूले से, और मेरे पास में इसकी वैल्यू आएगी, देखो आर कैप अपॉन इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। ठीक है, सो मेरे पास में यहाँ पे आया F21 की वैल्यू और अलग तरीके से लिखूं तो R21 वेक्टर की वैल्यू यहाँ से जैसे मैंने ऐसे निकाली, R21 किधर जा रहा है, इधर, तो हेड टेल इधर मैच हुआ, R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। तो R21 वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, R2 माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो इसकी जगह पे मैं ये लिख दूंगा, तो के Q1 Q2 इंटू ये क्या होगा, R2 माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब। अब मुझे इससे आपको बताना क्या था भाई, ये तो हमने समझ लिया कि कैसे आया कैसे किया। अब मुझे ये बताना था कि देखो F12 क्या है, ये जो भी क्वांटिटीज है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और ये जो भी क्वांटिटीज है R2 माइनस R1 वेक्टर, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। ये सारी चीजें इसके साइन में या फिर इसके डायरेक्शन में कोई हिंड्रेंस नहीं ला सकती। कैसे, क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड है, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, और ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। मतलब चार्जेस तो मतलब ये इसके डायरेक्शन में हिंड्रेंस नहीं ला सकते। मतलब ये जो है, ये तो इसमें भी सेम रहेगा, इसमें भी सेम रहेगा। डिफरेंस क्या है, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इसको ऑपोजिट कर दिया तो यही वैल्यू बन गई ना वापस, लेकिन माइनस साइन में। F12 वेक्टर इज इक्वल टू F21 वेक्टर, है ना। तो ये एक दूसरे के इक्वल तो है लेकिन ऑपोजिट है, और ये मुझे बताता है न्यूटन्स का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन,
है ना। तो इस वजह से मेरे पास में न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है ना। तो ये मेरे पास में था क्या, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब मैं बताता हूँ आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, आज का लास्ट टॉपिक। आराम से समझ लो, बहुत ही सिंपल सा है। देखो भाई, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है। यहां तो मेरे पास में क्या थे, सिर्फ दो चार्ज। अब मेरे पास में अगर बहुत सारे चार्ज आ गए, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, है ना। तो भाई अगर मुझे क्या करना हुआ, इसके ऊपर चार्ज निकालना, इसके ऊपर फोर्स निकालना हुआ इन सबके थ्रू, तो मैं क्या करूंगा, इनको ऐड करूंगा। भाई ये इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, 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 उसको मैं ऐड कर दूंगा। लेकिन ऐड करूंगा कैसे, वेक्टोरियली। एफ नेट कितना होगा, F12 प्लस F21 प्लस सॉरी F13 प्लस F14 F15 एंड सो ऑन, कितने तक, Fn तक। ये सब वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में क्यों भाई, इस वाली डायरेक्शन में मान लो इसके थ्रू इधर फोर्स आया, है ना, इसके थ्रू इधर फोर्स आया, इसके थ्रू इधर फोर्स आया, इसके थ्रू इधर फोर्स आया। अब देखो ध्यान से कि भाई ये फोर्स इस डायरेक्शन में, ये फोर्स इस डायरेक्शन में, ये एक्चुअल मतलब ऐसे ही तो ऐड हो नहीं सकते ना। इस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स हुआ, इस डायरेक्शन में कम हुआ, कैंसिल हुआ, फिक्स क्वांटिटी आई इस डायरेक्शन में, है ना। तो क्या हुआ, एक डायरेक्शन फिक्स हुई मेरे पास में। अगर इस डायरेक्शन में आता, इस डायरेक्शन में आता, तो भी मैं उसको कैसे सॉल्व करता, वेक्टोरियली, है ना। इस डायरेक्शन में मान लो 5 न्यूटन का फोर्स है और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में 3 न्यूटन का फोर्स है, तो नेट न्यूटन का फोर्स कितना हुआ, नेट फोर्स कितना हुआ, 2 न्यूटन का फोर्स इस वाली डायरेक्शन में, है ना। तो इस वजह से अब मैं अगर नहीं पढ़ा होता तो एल्जेब्रिकली ऐड कर देता, 5 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन कितना, 8 न्यूटन, तो गलत हो जाता ना। इस वजह से मैं इसको वेक्टोरियली ऐड करता हूँ, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, F3 वेक्टर एंड सो ऑन, कितने भी वेक्टर्स। ठीक है, तो ये था मेरे पास में कूलॉम्स लॉ, चार्जिंग, चार्जेस, टाइप्स ऑफ चार्जेस, चार्जिंग कैसे कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है चार्जेस की। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और भी अलग टाइप की परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, और हम पढ़ेंगे क्या, ये जो हमारे पास में क्वेश्चंस है इस टॉपिक से रिलेटेड, कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड, वो पार्ट सेकंड ऑफ फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, सो अभी तक के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, मतलब पढ़ाई करनी चाहिए आपको, और मतलब 12th तो बहुत सीरियसली लेनी चाहिए, है ना। सो चलते हैं अब हम, बाय बाय।